हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टॉक नेस्ट इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे प्रेजेंट टेंस के बारे में और समझा था कि प्रेजेंट टेंस का यूज कब और कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड दैट कि सबसे पहले आप वो वीडियो देख लो सो दैट आपको टेंस के बारे में पता चल जाएगा कि टेंस का मतलब क्या होता है और टेंस का यूज़ कब और कैसे करते हैं। अगर आप स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में डिटेल में समझेंगे कि पास्ट टेंस का यूज़ कब और कैसे किया जाता है। और पास्ट टेंस का यूज हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ह्यूमन की आदत होती है कि वो कहीं भी जाता है, कुछ करता है या गया घूमने खाने पीने, तो वो प्रेजेंट में बताता है कि मैंने ये किया था, वो वहाँ घूमने गया था। तो ह्यूमन ज़्यादातर जो बात है वो पास्ट में ही करता है। तो पास्ट टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा इंग्लिश बोलना चाहते हो तो टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं पास्ट टेंस को और देखते हैं कि पास्ट टेंस का यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पास्ट टेंस होता क्या है। तो अब समझते हैं पास्ट टेंस होता क्या है। तो जिस वाक्य के अंत में था, थे, गया, गई या आदि आता है वो हमारा पास्ट टेंस का वाक्य होता है। जैसे कि उसने खाना खाया तो लास्ट में क्या आ गया, या आ गया। और हमने क्रिकेट खेला तो यहाँ पे ये आ गया। तो जिस भी वाक्य के या सेंटेंस के लास्ट में आपका आ जाए था, थी, थे या आ, ई, ए, तो हमारा पास्ट टेंस का वाक्य होता है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से पास्ट टेंस को समझेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट के बारे में डिटेल में समझा था, इसमें हम पास्ट के बारे में समझेंगे। जो हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, इन तीनों को भी आगे 4-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। ये जो हमारा पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट है ये हमारा एक ही है। इसी को पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। और फिर आता है पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन चारों को हम डिटेल में समझेंगे और इसका यूज़ करना सीखेंगे अपनी डेली लाइफ में। तो सबसे पहले समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट कि पास्ट इंडेफिनिट हमारा होता क्या है। जिस भी वाक्य के अंत में गया, किया, लिया, दिया, खाया, गई, गए आदि आते हैं तो हमारे पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं या फिर था, थी आएगा। जैसे मैंने खाना खा लिया, वो क्रिकेट खेल लिया, तो ये हमारे किसके वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट को। इसी को पास्ट सिंपल भी कहते हैं। अगर आप इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आपको स्ट्रक्चर का आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट का, फिर हम इसके कुछ एग्जांपल करेंगे। तो ये इसके स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को सिंपल भी कहते हैं। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। और नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर डिड नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एक चीज़ याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पॉजिटिव में आएगा, बाकी सब में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। क्योंकि जो हमारा डिड है ये खुद हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है और किसी भी सेंटेंस में सेम वर्ब नहीं आ सकता। जैसे V2 और V2 ये कभी भी नहीं आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये हमारा सेकंड फॉर्म आ गया पास्ट को बताने के लिए, इसलिए अब हम V1 यूज़ करेंगे। और जब भी आप इंट्रोगेटिव की बात करते हो तो डिड को सबसे पहले आगे रख देना, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। और WH इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि WH का वर्ड जो होता है सबसे पहले आ जाएगा, फिर डिड आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले आप WH की ट्रांसलेट करोगे, फिर डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद ही नोट आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जो हमारा पास्ट में है हेल्पिंग वर्ब, सबके साथ आप डिड का यूज़ करोगे। तो अब चलो इसके कुछ हमें एग्जांपल देखते हैं और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट होता है क्या है।
ये कुछ मैंने पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस लिखा आपको समझाने के लिए कि इसका यूज़ कैसे करते हैं और इसके क्वेश्चन जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले कि मैंने खाना खाया, तो ये देखो अब मैंने खाना खाया, लास्ट में क्या है, आ गया कि मैंने खाना खा लिया है, सॉरी है नहीं आएगा, है हूँ, तो जिस वाक्य में भी आएगा वो हमारा प्रेजेंट का होगा। इसमें ना आपका है हूँ कुछ नहीं आएगा, गागे नहीं आएगा, या तो आएगा जैसे खाना खाया, या पे ख़त्म हो जाएगा ई, जैसे वो स्कूल गई, या फिर था थी आएगा, तो वो हमारे किसके पास्ट के वाक्य होता है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने खाना खा लिया, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई एट फूड। तो जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, मैंने खाना खाया, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैंने, तो मैंने की इंग्लिश क्या बना दी, आई। आई हमारा एक सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगा एट, जो हमारा सेकंड फॉर्म है ईट का, ईट का मतलब होता है खाना खाना, और हमारा ये जो सेकंड फॉर्म आ गया एट, और आ गया फूड, खाना को फूड कहते हैं, तो हमारा सेंटेंस बना आई एट फूड, मैंने खाना खाया। और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, आपने खाना खाया, आपने खाना खाया, तो आप ये देखो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप, आपकी इंग्लिश क्या होती है, यो, यहाँ पे ए लग रहा है, ये है वाई ओ यू, इसको ये मत समझना। तो हमारा सब्जेक्ट आ गया और सेकंड फॉर्म आ गया एट फूड। ये जो फर्स्ट सेकंड हमारा किसका है, पॉजिटिव का है, कि मैंने खाना खाया, उसने खाना खाया, क्या आपने क्रिकेट, क्या नहीं आएगा सॉरी, मैंने खाना खाया, उसने खाना खाया, आपने खाना खाया, तो ये किसके, हमारे पॉजिटिव के सेंटेंस है। जो हमारा थर्ड है, उसने फ़ोन नहीं चलाया, तो इसमें क्या थर्ड में कि ये नोट का यूज़ है, ये जो हमारा नहीं वर्ड है ना, यही हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड होता है। तो इसको ट्रांसलेट आप कैसे करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद उस नोट नहीं को बताने के लिए हम डिड नोट का यूज़ करते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म सिर्फ हमारा पॉजिटिव में होता है। तो डिड नोट के बाद मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, यूज़, और आ गया लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था, फ़ोन, तो इसका क्या बना ट्रांसलेट, ही डिड नॉट यूज़ फ़ोन। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वह स्कूल गई, तो वो स्कूल गई, अब यहाँ पता चल रहा है ना कि हम किसी गर्ल की बात कर रहे हैं, तो उसकी इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश क्या होती है, शी होता है। और फिर हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा वेंट टू स्कूल। अब ये देखो ये भी हमारा पॉजिटिव का है, इसलिए मैंने वी टू का यूज़ किया। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, तो शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई। और हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्या तुमने घर साफ कर लिया सॉरी, क्या तुमने घर साफ कर लिया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, क्या तुमने घर साफ कर लिया। अभी एक चीज़ इसमें नोटिस करना है, ये देखो शुरू में क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या, तो जिसमें क्या आएगा ना सबसे पहले, वो हमारा हमेशा इंट्रोगेटिव का वर्ड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या तुमने घर साफ नहीं किया, और नहीं भी है, तो इसमें क्या है, सिर्फ क्या है, और छेवें वाले में क्या है, इसमें क्या भी है और नहीं भी। एक चीज़ का आपने ध्यान देना कि जिसमें क्या होगा वो हमारा इंट्रोगेटिव का होता है, और जिसमें क्या भी होगा नहीं भी, वो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का होगा। तो इसकी ट्रांसलेट आप कैसे करोगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, डिड। तो मैं इसकी ट्रांसलेट करता हूँ, सॉरी, क्या तुमने घर साफ कर लिया, मैं इसकी कर रहा हूँ। तो इस क्या को बताने के लिए आप डिड का यूज़ करोगे, डिड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, डिड यू। अब साफ करने को क्या कहते हैं, क्लीन, डिड यू क्लीन द हाउस। तो इसकी इंग्लिश बन गई डिड यू क्लीन द हाउस, क्या तुमने घर साफ कर लिया। और छेमा क्या है, क्या तुमने घर साफ नहीं किया, तो इसमें नहीं भी है तो नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस क्या के लिए आप क्या लिखोगे, डिड। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तुमने की इंग्लिश क्या होती है, यो। फिर आ जाएगा हमारा वर्ब, डिड यू, सॉरी एक चीज, जब भी आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे ना, तो हमारा सब्जेक्ट के बाद ही नोट का यूज़ होता है, तो यहाँ पे मैंने नोट लिख दिया, डिड यू नोट क्लीन द हाउस, ये भी हमारा हो गया। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, तुमने उसे क्यों मारा। अब ये देखो यहाँ पे क्यों है ना, तो यही हमारा WH वर्ड है,
जब भी किसी भी सेंटेंस के बीच में क्यों, कैसे, कब, कहाँ आ जाए ना, तो वो हमारा WH वर्ड होता है। तो यहाँ पे क्या है, क्यों, तो ये हमारा WH वर्ड है। तो आप सबसे पहले इसकी ट्रांसलेट करोगे, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। फिर उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुमने उसे क्यों मारा, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, और मारने को क्या बोलते हैं, बीट हिम। वाई डिड यू बीट हिम, तुमने उसे क्यों मारा। छठवां, 8th क्वेश्चन क्या है, आपने उसे क्यों नहीं मारा। देखो 7वीं में क्या था, क्यों है, और 8वीं में क्यों भी है और नहीं भी है। तो यही हमारा क्या है, WH वर्ड का जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है वो है। तो इसको 6वें वाले से हम ट्रांसलेट करेंगे। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका WH की करोगे इंग्लिश, क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। फिर उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, यू। और जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ट्रांसलेट करोगे तो सब्जेक्ट के बाद ही क्या आता है, नोट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आ जाएगा ऑब्जेक्ट हिम। वाई डिड यू नॉट बीट हिम, कैसे बोलोगे, वाई डिड यू नॉट बीट हिम। तो देखो इसकी भी हमने ट्रांसलेट कर लिया। आई होप कि अब आपको पास्ट सिंपल बहुत इजी लगेगा और आपको ये समझ में आ गया। अगर कुछ भी पास्ट सिंपल में आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। तो पास्ट सिंपल हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है पास्ट कंटिन्यूस को समझने की और देखते हैं कि उसका यूज़ कब और कैसे हम करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूस को। तो मैंने लिख लिया पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है। अब इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है वो हमारे पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य होता है। जैसे वह खेल रहा था, तो यहाँ पे क्या है, रहा था, वो खेल रहा था। मम्मी खाना बना रही थी, तो मम्मी खाना बना रही थी। हम डांस कर रहे थे, वो पढ़ रहा था, तो सब में रहा था। मतलब कोई भी काम जो आप पहले कर रहे थे उसको आप बताते हो। जैसे कंटिन्यूस में क्या होता है, कोई काम चल रहा होता है, और पास्ट कंटिन्यूस में कोई काम चल रहा था आप उसको बताते हो। जैसे मैं खेल रहा था, वो पढ़ रहा था, वो नाच रहा था, हम सीख रहे थे, हम इंग्लिश की वीडियो देख रहे थे। तो ये हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूस। तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर का आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा सिंपल में, फिर वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वॉज वर्ब में से आप किसी एक का यूज़ करोगे, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तब तो वॉज का यूज़ करोगे, अगर प्लूरल है तो वर का यूज़ करोगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आई के साथ भी हम वॉज का यूज़ करते हैं। आई हो गया, ही, शी, इट या किसी थर्ड पर्सन का सिंगल नाम होगा उसके साथ वॉज का यूज़ करोगे। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट बच गए, वी, दे, यू या कोई नाम आ गया प्लूरल, तो उसके साथ वर का यूज़ करोगे। और नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, वॉज वर के बाद ही नोट लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। ये भी हमारा नेगेटिव फिर कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जो ये हमारे वॉज वर्ब क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। आप इसको सबसे पहले कर दोगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। उससे पहले आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, वॉज वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या फ़र्क है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। आप ध्यान से अगर देखोगे तो सबसे पहले वॉज वर्ब सेम है, वॉज वर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट सब कुछ सेम है थर्ड और फोर्थ वाले में। बस क्या इसमें सब्जेक्ट के बाद मैंने नोट लगा दिया है। तो यही हमारा होता है एक इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद ही नोट आ जाएगा।
जो हमारा WH वर्ड होता है, सबसे पहले WH की ट्रांसलेट करोगे, यहाँ पे WH वर्ड आ जाएगा, फिर वॉज वर, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, WH वर्ड आ जाएगा, वॉज वर, सब्जेक्ट, उसके बाद ही नोट आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट, और हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कुछ पास्ट कंटिन्यूस के एग्जांपल लिखे आपको समझाने के लिए। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा था, तो ये देखो इसमें क्या है, रहा था आ गया ना, वह खाना बना रही थी तो रही थी आ गया, वे खेल रहे थे आ गया, हम नाच रहे थे, तुम क्यों खेल रहे थे, वह क्यों रो रही थी, क्या तुम खाना बना रहे थे। तो ये जितने भी सेंटेंस है इसमें आप देखोगे कि कोई काम आप कर रहे थे पास्ट में, यानी वो चल रहा था। मैं पढ़ रहा था, हम नाच रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, तो सब में रहा था, रही थी आ रहा है ना। तो यही हमारे पास्ट कंटिन्यूस होते हैं, जब बताते हो कि कोई काम कर रहे थे पास्ट में। तो इसकी ट्रांसलेट कैसे करोगे, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो बहुत इजीली कर दोगे किसी भी सेंटेंस का। मैं पढ़ रहा था, तो इसमें सबसे पहले आपने ये ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। तो मैं आई लिख देता हूँ, आई। मैंने बोला सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा, वॉज वर। वॉज वर में से कोई एक आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज का यूज़ करोगे, प्लूरल है तो वर का यूज़ करोगे। लेकिन आई के साथ भी हमारा वॉज का ही यूज़ होता है इसमें। आई वॉज, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग। इसकी इंग्लिश बन गई, वह खाना बना रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह खाना बना रही थी, किसी गर्ल की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, शी। तो शी हमारा सब्जेक्ट आ गया। एक ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैंने बोला सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करोगे, वॉज या वर, बताओ। वॉज का यूज़ करेंगे। शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज कुकिंग फूड। ये जो हमारा फर्स्ट सेकंड वे खेल रहे थे, ये किसके, हमारे पॉजिटिव के है सेंटेंस। वह, वे खेल रहे थे, तो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। अब ये बताओ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अब इसके जगह मैं वॉज लगाऊं या वर, क्या यूज़ करोगे, वर का। दे वर प्लेइंग, वह खेल रहे थे, और इसमें हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। हम नाच रहे थे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। अब ये भी हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वर, वी वर डांसिंग। इसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया कि हम डांस कहाँ कर रहे थे, शादी में कर रहे थे, रेस्टोरेंट में, क्लब में, तो हमारा ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हमारा सेंटेंस ख़त्म। वी वर डांसिंग, हम डांस कर रहे थे। आगे क्या है, तुम क्यों खेल रहे थे, तो ये देखो इसमें क्यों आ गया ना, तो ये क्यों हमारा क्या एक WH वर्ड है। सबसे पहले आपने इसकी इंग्लिश बनानी है, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई मैंने लिख दिया, तुम क्यों खेल रहे थे, तो WH की इंग्लिश मैंने बना दी। अब कुछ नहीं करना, जो हमारा थर्ड वाला स्ट्रक्चर होता है ना, सब वैसे ही हमने ट्रांसलेट कर देना, तो वही हमारा WH वर्ड बन जाता है। जो थर्ड का होता है सेम फिफ्थ का होता है, जो हमारा फोर्थ वाला होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वही हमारा सिक्स्थ का बन जाता है WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बस आपने करना है क्या कि WH की सबसे पहले ट्रांसलेट कर दो। तुम क्यों खेल रहे थे, तो मैंने क्यों की इंग्लिश बना दी सबसे पहले वाई। अब ये देखो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वॉज का यूज़ करोगे कि वर का, वर। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वाई वर यू, वाई वर यू प्लेइंग, तुम क्यों खेल रहे थे। इसकी भी ट्रांसलेट हो गई। वह क्यों रो रही थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश बनाओ, वाई। अब यहाँ पे वॉज आएगा कि वर, वॉज क्यों के लिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, वाई वॉज
शी क्राइंग। क्या तुम खाना बना रही थो। ये देखो यहाँ पे शुरू में क्या है, क्या। और जिस भी वाक्य के शुरू में क्या आएगा वो हमारा इंट्रोगेटिव का होता है। तो इसको सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम। इस तुम को ये देखो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या है ना, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे। सबसे पहले वर आएगा, वर यू खाना, क्या तुम खाना बना रही थी, वर यू कुकिंग फूड। ये देखो इसकी भी ट्रांसलेट हो गया। तो हमारा पास्ट कंटिन्यूस भी कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने का, और देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ कब और कैसे करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, लिया था, दिए थे, किया था, तो वो हमारा वाक्य क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का होता है। जैसे कुछ एग्जांपल है, मैंने खाना खा चुका था। तो आप खाना खा चुके थे यानी वो काम आपने पूरा कर लिया था। वो घर जा चुकी थी, तो जो उसका काम था घर जाने का, वो घर जा चुकी थी। तो कोई भी काम आप जब पूरा कर लेते हो तो उसको पास्ट में जब आप बताते हो ना कि मैंने खाना खा लिया था, मैं पढ़ चुका था, वो डांस कर चुकी थी, हम शादी अटेंड कर चुके थे, तो ये हमारे पास्ट के परफेक्ट सेंटेंस होते हैं, पास्ट परफेक्ट के होते हैं। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। उससे पहले हम कुछ जो इसके स्ट्रक्चर होता है वो देख लेते हैं, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे सो दैट इसको हम अच्छे से समझ सकें। तो स्ट्रक्चर क्या है मैं लिख लेता हूँ। स्ट्रक्चर इसके मैंने लिख लिया। अब स्ट्रक्चर को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या, सॉरी सिंपल। सिंपल में क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा हेड, V3 ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा हेड। हेड के साथ हमेशा V3 का यूज़ होगा। कोई भी परफेक्ट का सेंटेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। इस चीज़ का आपने याद रखना है। और नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, हेड के बाद ही नोट आ जाएगा, और V3 ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या करोगे, हेड आ जाएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि हेड आ जाएगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाओगे V3 ऑब्जेक्ट। और WH इंट्रोगेटिव में क्या होता है, WH की सबसे पहले आप ट्रांसलेट करोगे, फिर हेड आ जाएगा, देन सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, और ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, WH सेम आ जाएगा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करोगे, V3 ऑब्जेक्ट, और हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। तो मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, देखते हैं कि इन 6 का यूज़ कैसे करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, इसी को 6 टाइप में हम कन्वर्ट करके देखेंगे कि पॉजिटिव का कैसा सेंटेंस होता है, नेगेटिव का कैसा होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड का WH इंट्रोगेटिव कैसा होता है। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है, हम काम पूरा कर चुके थे, तो जो हमारा काम था वो उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो ये हमारा किसका है, पॉजिटिव का। हम काम पूरा नहीं कर चुके थे, तो सेकंड वाले में क्या नहीं भी आ गया ना, तो यही हमारा नेगेटिव का है, क्या हम काम पूरा कर चुके थे। और थर्ड में क्या है कि शुरू में देखो क्या आ गया, तो जिस सेंटेंस के शुरू में क्या आएगा ना वो हमेशा आपका इंट्रोगेटिव का होगा। और फोर्थ वाले में क्या है, क्या हम काम पूरा नहीं कर चुके थे, तो इसमें क्या भी है और नहीं भी है। थर्ड वाले में सिर्फ क्या है, तो जिसमें सिर्फ क्या होगा वो आपका इंट्रोगेटिव का होगा, और जिसमें क्या भी होगा नहीं भी, वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का होगा। और जो ये हमारा फिफ्थ वाला है, हमने काम पूरा क्यों कर चुके थे, तो इसमें फिफ्थ में क्या है, क्यों है। जिस सेंटेंस में भी क्यों कैसे ये आता है ना, तो हमारा WH का होता है। और सिक्स्थ वाले में क्या है कि हम काम पूरा क्यों नहीं कर चुके थे, जो हमारा फिफ्थ है उसमें सिर्फ क्यों है, और 6 में क्यों भी है और नहीं भी, जिसमें WH वर्ड होगा और नोट का भी यूज़ होगा, वो हमारा 6 में से बनेगा। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम काम पूरा कर चुके थे, तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट क्या है, हम। तो हम की इंग्लिश क्या होती है,
वी। अब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैड। पास्ट में तो हमने सबके साथ हैड का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, सोचने की कोई बात ही नहीं है। वी हैड कंप्लीट करने को क्या बोलते हैं, कंप्लीटेड। वी हैड कंप्लीटेड, हमने पूरा काम कर लिया था। वी हैड कंप्लीटेड ऑल वर्क। ये हमारा हो गया ट्रांसलेट। वी हैड कंप्लीटेड ऑल वर्क, पूरा काम कर लिया था हमने। हम काम पूरा नहीं कर चुके थे। हम काम पूरा नहीं कर चुके थे, तो नहीं आ गया ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वी हैड। अब इसके बाद ही नोट लिख दो, वी हैड नोट कंप्लीटेड ऑल वर्क। तो ये हमारा नेगेटिव का भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्या है, क्या हम काम पूरा कर चुके थे, तो क्या आ गया, तो क्या की इंग्लिश क्या बनाओगे आप, सबसे पहले हेड लिख दो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और कुछ नहीं, फिर सब सेम आ जाएगा, सब्जेक्ट वे, फिर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा कंप्लीटेड ऑब्जेक्ट ऑल वर्क। तो ये भी ट्रांसलेट हो गया। हैड वी कंप्लीटेड ऑल वर्क, क्या हम काम पूरा कर चुके थे। और फोर्थ में क्या है, नहीं भी। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, जैसे आपने थर्ड का ट्रांसलेट किया सेम वैसे ही लिख दो। चलो मैं लिख लेता हूँ सेम। हैड वी कंप्लीटेड ऑल वर्क। तो आप बोलोगे ये तो आपने थर्ड के जैसे लिख दिया, तो इसमें फ़र्क क्या है थर्ड और फोर्थ में। थर्ड और फोर्थ में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बस आपने करना क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद नोट लिख दो। तो उसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी, वी के बाद नोट लिख दो बस। तो बन गया हमारा हैड वी नोट कंप्लीटेड ऑल वर्क, बस। और ये पांचवा क्या है, हमने काम पूरा क्यों कर चुके थे। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस क्यों की इंग्लिश लिखो। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई लिख दे। अब ये जो हमारा थर्ड वाला है ना, सब सेम लिख दो। क्या है थर्ड वाले में, हैड, मैंने हैड लिख दिया, उसके बाद वी, वी वो आपका थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड लिख दिया ऑल वर्क। ये देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं, सबसे पहले WH वर्ड की ट्रांसलेट किया, उसके बाद जो थर्ड वाला था मैंने सेम वैसे ही लिख दिया। और ये सिक्स्थ वाले में क्या होता है, हम काम पूरा क्यों नहीं कर चुके थे, तो कुछ नहीं, सबसे पहले ये जो फिफ्थ है ना, आप सेम ऐसे लिख दो। आ गया वाई हैड वी कंप्लीटेड ऑल वर्क। आप क्या करोगे बताओ। मैंने बोला ना, जब भी आप किसी इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो या WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट आ जाएगा, बस ये बन गया ट्रांसलेट। तो इसकी ट्रांसलेट कैसे बोलोगे, वाई हैड वी नॉट कंप्लीटेड ऑल वर्क, हमने अपना पूरा काम क्यों नहीं किया था। आई होप कि आपको ये पास्ट परफेक्ट भी समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को समझने का, और उस देखते हैं कि उसका यूज़ कब और कैसे करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलो आप समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को। तो इसमें क्या होता है, जिस भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे, कोई आएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना आपने कि इसमें रहा था, रही थी तो आएगा, ये हमारे पास्ट कंटिन्यूस में भी होता है, रहा था, रही थी। लेकिन इसमें क्या है, उसके साथ आपको कोई एक समय दिया होगा कि वो जो काम है ना किसी समय से चल रहा होगा। जैसे मैं 2 दिन से पढ़ रहा था, तो इसमें समय क्या है, 2 दिन। ये सिंपल अगर इतना होता है कि मैं पढ़ रहा था, तब तो ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस होता है। लेकिन इसमें क्या है, मैं 2 दिन से पढ़ रहा था, ये जो हमारा 2 दिन है ना, यही टाइम है। और इसीलिए इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं, जिसमें कोई काम समय से चल रहा होता है। अगर आप उसको बताओगे तो इसकी ट्रांसलेट कैसे करोगे, जैसे वो सुबह से खाना बना रही थी, तो ये जो सुबह है ना, ये भी एक हमारा समय है। अगर ये सिर्फ इतना होती कि वो खाना बना रही थी, तब तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस का था, सिंपल। उसके रूल के अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेट कर देते। और यहाँ पे क्या है, सुबह, तो सुबह एक हमारा टाइम है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप क्या करोगे, तो चलो इसके भी स्ट्रक्चर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया।
सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर। सिंस और फोर में से आप किसी एक का यूज़ करोगे, उसके बाद टाइम आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता चलता सिंस किसके साथ यूज़ करना, फोर किसके साथ यूज़ करना है, तो जो मेरी प्रेजेंट में मैंने वीडियो बनाई है ना प्रेजेंट की, तो उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करना। उसमें मैंने सिंस और फोर का कंसेप्ट अच्छे से समझाया है, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि सिंस और फोर का यूज किसके साथ करना है। और नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और जो हमारा नोट होगा ना, हमेशा हैड बीन के बीच में नोट आएगा। कई लोग क्या करते हैं, हैड बीन नोट लिखते हैं, वो जो गलत होता है। नोट आप कहाँ लगाओगे, हैड और बीन के बीच में नोट आएगा, हैड नोट बीन बोलोगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा आईएनजी ऑब्जेक्ट, और सिंस फोर में से कोई एक लगा दो, उसके बाद हमारा जो भी समय होगा समय वहाँ पे आ जाएगा। थर्ड वाले में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारा हेड है सबसे पहले कर दोगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर प्लस समय आ जाएगा। फोर्थ वाले में क्या होता है, हेड आ जाएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट, उसके बाद ही नोट का यूज़ करोगे, फिर बीन आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस फोर प्लस समय आ जाएगा। डब्ल्यू एच में क्या होता है, सबसे पहले डब्ल्यू एच, फिर हेड आ जाएगा, सब्जेक्ट बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस और फोर प्लस समय आ जाएगा। और डब्ल्यू एच में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करोगे, सबसे पहले डब्ल्यू एच की ट्रांसलेट करोगे, फिर हेड आ जाएगा, सब्जेक्ट नोट बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस और फोर, और उसके बाद आप जो भी समय दिया रहेगा सिंस फोर के बाद समय यहाँ लिख देना, और आपका सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। तो चलो मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने एक सेंटेंस लिया, उसी को 6 टाइप में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव में, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में, और देखते हैं कि इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर आएगा तो आप बहुत ईजीली किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दोगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। तो आप बोलोगे अब इसमें टाइम कहाँ है, टाइम तो है ही नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये जो हमारा सुबह है ना, सुबह से, तो कोई काम सुबह से कर रहा था, तो यही एक हमारा टाइम है। अगर सिर्फ इतना होता कि वो क्रिकेट खेल रहा था, तब तो ये कंटिन्यूस का होता, पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो जो हमारा ये सुबह है ना, यही एक टाइम है। तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, जो भी मैंने स्ट्रक्चर बताया, अगर आपको वो आएगा तो आप इजीली ट्रांसलेट कर दोगे। तो चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही हैड बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब बोला था उसके बाद सिंस या फोर में से आप कोई एक लिखोगे। अब बताओ सिंस लिखूं या फोर। ये जो हमारा सुबह है, शाम, दोपहर, ये हमारा फिक्स टाइम है, तो इसके साथ हमेशा आप सिंस का यूज़ करोगे। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस द मॉर्निंग। तो इसकी इंग्लिश क्या क्या बोलोगे, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। सेकंड क्या, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो यहाँ पे नहीं आ गया ना, तो यही हमारा नेगेटिव का है। तो नेगेटिव की ट्रांसलेट कैसे करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट ही हैड। अब पता है कि गलती कई लोग क्या करते हैं, वो हैड बीन नोट लिखते, जबकि नोट हमेशा हैड और बीन के बीच में आएगा। तो ही हैड नोट बीन, आप ये गलती कभी भी मत करना कि हैड बीन नोट लिखना, नहीं, हैड और बीन के आप बीच में हमेशा नोट लिखोगे। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, ही हैड नोट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ही हैड नोट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस द मॉर्निंग। तो सेकंड का भी हमारा ट्रांसलेट हो गया। थर्ड का देखते हैं कि क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। तो
तो सबसे पहले क्या की ट्रांसलेट करो, क्या के लिए क्या लगाओगे, सबसे पहले ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हेड, इसको आगे कर दो, बस इस क्या की इंग्लिश बन गई। बाकी ये सब सेम लिख दो। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। उसके बाद बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस द मॉर्निंग। अब ये जो 3 क्वेश्चन है इसकी ट्रांसलेट करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं चेक करके आपको रिप्लाई दूंगा किसका सही है और किसका नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कर देना।